दोस्तों, कभी कभी जो इंसान हमें सबसे कमज़ोर, सबसे तुच्छ और सबसे उपेक्षित दिखता है, वही इंसान असल में इतना ताकतवर होता है कि उसकी एक आह से व्यवस्था हिल जाती है। इंसान को कभी उसके कपड़े, हालात या सोने की जगह से मत आंको, क्योंकि कुछ लोग दुनिया की नज़रों में कुछ नहीं होते, लेकिन हकीकत में वो खुद इतिहास होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल सुनो कहानी समझो ज़िंदगी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कहानियाँ आपको मिलती रहें। और मेरे दोस्त, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। रात के करीब 11 बजे नवंबर की हल्की ठंडी हवा में शहर की चमचमाती गलियां लगभग सुनसान थीं। गगनचुंबी इमारतों से निकलती रोशनी में वो पूरा इलाका स्वर्ग की तरह चमक रहा था। लेकिन उसी रोशनी के किनारे एक अंधेरे कोने में फुटपाथ के पत्थरों पर एक बूढ़ा आदमी चादर ओढ़े लेटा था। उसकी उम्र करीब 70 के आसपास रही होगी। झुर्रियों से भरा चेहरा, झुका हुआ कद, पर आंखों में एक अजीब सी स्थिरता थी, मानो हर चीज़ को देख रहा हो फिर भी कुछ नहीं कह रहा। शरीर पर एक मैली धोती, ऊपर एक फटी सी खादी की कमीज और गले में घिसी हुई तुलसी की माला। सिर के पास एक पुरानी थैली रखी थी जिसमें शायद उसका पूरा जीवन समाया हुआ था। सामने से निकलते लोग उसे घिन और उपेक्षा से देख रहे थे। क्या गंदगी है यार, सरकार को चाहिए ऐसे भिखारियों को कहीं दूर भेजे। किसी ने पांव से पत्थर खिसका दिया जो उसके पास रखा था। किसी ने सिगरेट बुझाकर वहीं फेंक दी, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति चुप था। ना कोई शिकायत, ना कोई आक्रोश, जैसे वर्षों से आदत हो चुकी हो। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में उसकी मौजूदगी अदृश्य हो चुकी थी। उसी समय एक पुलिस जीप धीरे धीरे उस सड़क पर आती है। हेडलाइट्स की रोशनी सीधे उस बुजुर्ग के चेहरे पर पड़ती है। जीप से उतरता है थाना इंचार्ज योगेंद्र सिंह, उम्र 38, मजबूत कदकाठी, चेहरे पर ताव और चाल में अहंकार। उसके साथ 2 कांस्टेबल भी थे, लेकिन योगेंद्र सबसे आगे। उसने अपनी लाठी जमीन पर मारी, ठक ठक ठक। अबे ओ बुढ़े, कहाँ मरा पड़ा है? ये कोई सोने की जगह है? ये पास कॉलोनी है, झोपड़पट्टी नहीं। बुजुर्ग ने धीरे से चादर हटाई, बैठा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा थका हुआ था, कुछ देर शांति चाहिए थी, सो गया। ये जवाब थानेदार के अहंकार को चुप गया। उसने पास वाली ज़मीन पर लाठी मारी। जवाब देता है? तेरी औकात क्या है? पुलिस वाला हूँ मैं। उठ यहाँ से, नहीं तो उठाकर फेंक दूंगा तुझे। बुजुर्ग ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में अब भी कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं। ये ज़मीन भगवान की है बेटे, मैंने किसी का कुछ नहीं छीना, बस कुछ देर चैन की नींद चाहिए थी। कोई अपराध किया हो तो पकड़ लो, वरना मुझे जाने दो। थानेदार बिफर पड़ा, तेरी तो साला बुजुर्ग है, वरना अभी थाने में पटक कर सबक सिखाता। कौन है तू? कौन सी पहुँच है तेरी? बुजुर्ग शांत था। उसने अपने पास रखी थैली से एक पुराना टूटा सा मोबाइल निकाला। उसके बटन तक घिस चुके थे। उसने मोबाइल चालू किया। कुछ सेकंड लगे नेटवर्क आने में। फिर एक नंबर डायल किया, शायद बिना नाम का, सीधा याद में सेव किया गया था। थानेदार हंसते हुए बोला, अबे बुढ़े, किसको कॉल करेगा? सीएम को? पीएम को? तेरे जैसे 100 आते हैं रोज। 4 दिन जेल में डालेंगे तो सुधर जाएगा। लेकिन बुजुर्ग हंसा नहीं, चुपचाप फ़ोन पर बस एक लाइन बोली, योगेंद्र सिंह नाम है उसका, अभी अभी मुझे हड़काया है। थानेदार उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी जीप की ओर बढ़ा। चलो यार, बहुत टाइम वेस्ट हो गया इस पगले में। लेकिन ठीक 2 मिनट बाद थानेदार के हाथ में पकड़ा वायरलेस सेट तेजी से चीख उठा, कॉल फॉर इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह, अर्जेंट कॉल। एसपी साहब ने तुरंत ऑफिस में तलब किया है, वीआईपी कंप्लेन है। थानेदार रुक गया, चेहरे पर हल्की चिंता की रेखा उभर आई। कांस्टेबल बोला, सर लगता है ये बहुत बड़ा आदमी है, इसी ने कॉल किया है। अबे चुप, ये बुढ़ा बड़ा आदमी, देख इसका हाल, ये सड़ी सी धोती, ये जूते तक नहीं पहने हुए हैं, ये वीआईपी है। लेकिन अगले ही पल 3 सफ़ेद रंग की वीआईपी सरकारी गाड़ियां सायरन के साथ आकर थानेदार की जीप के आगे रुकती हैं। हर किसी के होश उड़ जाते हैं। एक गाड़ी से खुद एसपी साहब उतरते हैं, उनके पीछे 2 अन्य वरिष्ठ अफसर और उनके बॉडीगार्ड। एसपी साहब सीधा थानेदार की ओर बढ़ते हैं। उनका चेहरा तमतमाया हुआ है और तभी एक जोरदार थप्पड़ थानेदार के गाल पर पड़ा। सड़क पर एकाएक सन्नाटा छा गया। सफ़ेद वीआईपी गाड़ियों की लाइटें सीधी थानेदार योगेंद्र सिंह के चेहरे पर पड़ रही थी और उसके गाल पर एसपी साहब का ताज़ा पड़ा थप्पड़ उसके रुतबे, उसकी हैकड़ी, उसकी थानेदारी सारी अकड़ तोड़ चुका था।
एसपी साहब चिल्लाए, योगेंद्र सिंह, तुझे जरा भी समझ नहीं, तूने किससे बदतमीजी की है? क्या तेरी आंखों में शर्म नाम की चीज़ नहीं बची? एक बुजुर्ग से तू ऐसे पेश आएगा? थानेदार हड़बड़ा गया, कांपती आवाज़ में बोला, सर वो मुझे नहीं पता था कि। एसपी साहब ने गुस्से में कहा, तू नहीं जानता, यही तो घमंड है तुझ में। तू अपनी वर्दी को ताकत समझ बैठा है, सेवा नहीं। और ये बुजुर्ग है ना जिसे तूने गालियाँ दी, धमकाया, ये कोई आम आदमी नहीं, ये नारायण दास जी है, रिटायर्ड IAS अफसर। एक ज़माने में तुम्हारे जैसे अफसरों की फाइल यही साइन किया करते थे। यह सुनते ही थानेदार की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके कांस्टेबल 2 कदम पीछे हट गए और योगेंद्र सिंह वो धीरे से नीचे बैठ गया, जैसे पांव कांपने लगे हों। एसपी साहब ने बुजुर्ग की ओर बढ़ते हुए झुक कर कहा, सर हमें माफ़ कर दीजिए, हमें अंदाज़ा नहीं था कि हमारे ही विभाग में इस तरह का व्यवहार हो रहा है। बुजुर्ग नारायण दास जी शांत खड़े थे, आंखों में कोई घमंड नहीं था, बस एक बहुत गहरा अनुभव और संतुलन। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे जानता है या नहीं, मेरे लिए यह पहचान कहीं मायने नहीं रखती, लेकिन जीवन भर सेवा की, अब शांति चाहता हूँ। लेकिन जिस पुलिस विभाग को मैंने ईमानदारी से बनाया, वहाँ आज वर्दी वाले डर नहीं फैला रहे हैं, बल्कि डर बन गए हैं। उन्होंने जेब से एक पुराना विजिटिंग कार्ड निकाला, जिस पर लिखा था, नारायण दास, IAS रिटायर्ड, पूर्व प्रमुख सचिव, गृह मंत्रालय। एसपी साहब ने वह कार्ड झुक कर लिया और फौरन अपने मोबाइल से एक कॉल किया। DG साहब नमस्ते, नारायण दास जी अभी यहाँ हैं। थानेदार योगेंद्र सिंह की अभद्रता पर तुरंत सस्पेंशन का आदेश दीजिए। एसपी ने वायरलेस पर मैसेज दिया, कृपया इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और विभागीय जांच शुरू की जाए। थानेदार अब सड़क पर ही दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, सर गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। नारायण दास जी ने उसकी ओर देखा, लेकिन वह नफरत की नज़र नहीं थी, वो दृष्टि थी अनुभव और समझ की। उन्होंने केवल इतना कहा, बेटा गलती करना कोई अपराध नहीं, लेकिन गलती को समझकर भी दोहराना वो अपराध है। वर्दी में रहकर यदि तू एक भूखे को इज्जत नहीं दे सकता तो उस वर्दी का कोई मतलब नहीं। एक समय की बात है, नारायण दास जी भी एक गरीब किसान के बेटे थे। गांव में मिट्टी का घर, खाने के लाले और स्कूल जाने के लिए रोज़ 5 किलोमीटर पैदल। पिता बीमार रहते, माँ लोगों के खेतों में काम करती, लेकिन नारायण में जिद थी, कुछ बनकर ही लौटूंगा, वरना लौटूंगा ही नहीं। उसने खाट पर बैठकर लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की। कभी किताबें नहीं थी तो पुराने अखबारों से ज्ञान जुटाया। फिर आया UPSC का दिन। पहली बार में फेल हुआ, दूसरी बार में पास तो हुआ, लेकिन इंटरव्यू में रिजेक्ट, तीसरी बार में ऑल इंडिया रैंक 8। सारा गांव तालियां बजा रहा था, लेकिन नारायण ने कहा, ये तालियां तब बजाना जब मैं अपनी वर्दी का इस्तेमाल गरीबों के लिए करूं, न सिर्फ कुर्सी के लिए। IAS बनने के बाद नारायण दास ने कभी रिश्वत नहीं ली, कभी किसी अधिकारी की चापलूसी नहीं की। ईमानदारी, कड़ाई और सौम्यता, यही उनकी पहचान थी। रिटायर होने के बाद उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया। कोई बंगला नहीं, कोई गाड़ी नहीं, बस एक थैला और एक धोती। और आज उसी शहर की सड़क पर वो सिर्फ एक रात की शांति चाहते थे, लेकिन उन्हें वहाँ से भी तिरस्कार मिला। एसपी साहब ने आदेश दिया, इस इलाके के हर थाने में एक बोर्ड लगेगा, पुलिस का काम डर फैलाना नहीं, सुरक्षा देना है। और एक भी शिकायत बुजुर्गों या गरीबों पर अत्याचार की आई तो उस अफसर का करियर वहीं खत्म। नारायण दास जी उठे, थैली कंधे पर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे शांति मिल गई, पर उम्मीद है इस घटना ने कुछ औरों की आंखें खोल दी होंगी। उन्होंने जाते जाते सड़क पर लेटी एक बूढ़ी महिला को उठाया और खुद उसे चाय पिलाने पास के ढाबे में ले गए। एसपी साहब दूर खड़े उन्हें देख रहे थे और बोले, एक रिटायर्ड अफसर आज फिर हमें इंसान बनना सिखा गए। दोस्तों, शक्ति का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं होता, बल्कि उन्हें सहारा देना होता है। वर्दी हो या कुर्सी, अगर उससे किसी भूखे को रोटी, किसी बेसहारे को इज्जत और किसी बुजुर्ग को सम्मान नहीं मिला तो वो कुर्सी सिर्फ एक लकड़ी की गद्दी है, इंसानियत नहीं। अब बताइए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल सुनो कहानी समझो ज़िंदगी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा सर। जय हिंद।